हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू एक्सेल इन एजुकेशन चैनल। फ्रेंड्स, आप सभी का एक्सेल इन एजुकेशन चैनल में स्वागत है। और इस चैनल पे आपकी तैयारी यूजीसी नेट और सेट के एग्जाम की, चाहे सेट का एग्जाम आपका किसी भी स्टेट का हो, सेट के एग्जाम की और नेट पेपर फर्स्ट की, पेपर सेकंड, एजुकेशन की तैयारी यहाँ पर होती है। ठीक है, तो दिसंबर के एग्जाम को टारगेट में रखते हुए हम लोग नेट के कुछ क्वेश्चंस को यहाँ पर डिस्कस करेंगे, जो कि आपका एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक से है। और इस टॉपिक से जो रिसर्च एप्टीट्यूड का ये टॉपिक है, इससे आपके सवाल कई एक शिफ्ट में पूछे गए थे, 5-6 शिफ्ट में लगभग इस सेशन में आया था, जो जून 2023 में एग्जाम हो चुका है। ठीक है, तो रिसर्च एप्टीट्यूड का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। अब टॉपिक का नाम आप लोग जानना चाहेंगे, तो टॉपिक है आपका वैलिडिटी। ठीक है, वैधता एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। वैलिडिटी हो चाहे रिलायबिलिटी हो, तो रिसर्च में यहाँ से आपके सवाल बनते ही बनते हैं। ठीक है, तो ये इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और हर बार लगभग पूछा जाता है, तो इस बार तो बहुत ही ज़्यादा पूछा गया है। कुछ क्वेश्चन देखेंगे जो कि बिल्कुल न्यू पैटर्न पे, इसके पहले मैंने इस तरह के क्वेश्चन को नहीं देखा था। ठीक है, तो एनटीए का जो पैटर्न है वो भी आपका चेंज होता जा रहा है, तो चीज़ें आपको ट्रेंड में लेके चलनी चाहिए कि अभी ट्रेंडिंग टॉपिक्स क्या हैं, किस तरह से सवाल बनते हैं। क्योंकि एनटीए जिन टॉपिक से अभी सवाल बना रहा है, तो वो 2-3 सेशन में जो एग्जाम सेशन होंगे आपके, वहाँ पर इन्हीं टॉपिक से सवाल आपके बनेंगे। ठीक है, तो इसको वीडियो को पूरा देखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो पूरा देखिएगा, क्योंकि इन्फॉर्मेटिव वीडियो है, आपको समझ में आएगी और बेसिक कॉन्सेप्ट को समझाने की मैंने कोशिश की है। साथ ही एग्जाम के पैटर्न को समझिए कि किस तरह से क्वेश्चन आपके बन रहे हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, सब्सक्राइब नहीं करते हैं लोग तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और वीडियो पसंद आती है तो लाइक एंड शेयर करके फीडबैक भी दिया करिए। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए वैलिडिटी क्या होती है। वैधता, परीक्षण की वैधता से मतलब क्या होता है। तो देखिए, वैलिडिटी और रिलायबिलिटी हम किससे संबंध में बात करते हैं? परीक्षण से। परीक्षण की वैधता से तात्पर्य परीक्षण की उस क्षमता से होता है जिसके सहारे वो उस गुण या कार्य को मापता है जिसे मापने के लिए उसे बनाया गया था। ठीक है, मतलब अगर हम बात करें कि मीनिंग ऑफ वैलिडिटी क्या है, तो यही है कि एक जो इंस्ट्रूमेंट, मतलब ऐसा टूल जिसके लिए बनाया गया, जैसे कि मान लीजिए बुद्धि परीक्षण के लिए आपने एक टेस्ट को बनाया। ठीक है, एक परीक्षण को बनाया, इसमें आपने कुछ प्रश्न ऐसे निर्धारित किए जो कि बुद्धि के परीक्षण को मापने की जो है क्षमता रखते हैं। तो ये जो परीक्षण होगा, ये आपके बुद्धि परीक्षण को एग्जैक्ट मतलब मेजर करे, बुद्धि परीक्षण के सारे पैमानों को, सारे क्राइटेरिया को ये जो है फुलफिल करे। ठीक है, तो ये तभी इसकी वैलिडिटी सत्य मानी जाएगी। तो वैधता से मतलब हुआ कि जिसके लिए उसको बनाया गया है, तो वो उस कार्य को, उस गुण को पूरी तरह से मापे, और यही उसकी क्षमता निर्धारित करती है कि परीक्षण की वैधता कितनी है। ठीक है, कितना एक्यूरेट है, एक्यूरेसी उसकी कितनी है। ठीक है, तो आपको वैलिडिटी और रिलायबिलिटी दोनों चीज़ें अच्छे से पढ़नी है, क्योंकि अब काफ़ी डीप में क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। इतनी चीज़ें हो गई, अब इसको कुछ परिभाषाओं के माध्यम से समझिए, जैसे कि एनास्टेसी उर्बिना, ये जो है मनोवैज्ञानिक थे, इनके अनुसार रिसर्चर थे, इन्होंने देखिए क्या कहा, परीक्षण वैधता से तात्पर्य इस बात से होता है कि परीक्षण क्या मापता है और कितनी बारीकी से मापता है। ठीक है, तो इन्होंने बताया, देखिए वैधता से मतलब यही बताया कि परीक्षण क्या मापता है और कितनी बारीकी से, मतलब कितनी एक्यूरेटली उस चीज़ को मेजर करता है। फिर एक और है जिन्होंने बताया GAY गे, इनके अनुसार वैधता की परिभाषा क्या है कि ये वो मात्रा, मतलब डिग्री की भी बात करता है, जहाँ तक परीक्षण उसे मापता है जिसे मापने की कल्पना की जाती है। तो हर जगह देखिए परीक्षण की वैधता से मतलब मेजरमेंट से ही होता है। ठीक है, और इन्होंने जो परिभाषा दी उसको डिग्री के फॉर्म में दी है। ठीक है, तो इस टर्म को याद रखिएगा, ये किससे संबंधित है आपका, ये आपका परीक्षण की वैधता, वैलिडिटी से संबंधित जो है इसमें बात की जाती है। ठीक, तो ये इसकी कुछ परिभाषाएं थी जिनके आधार पर आपको कुछ कीवर्ड्स पता लगते हैं। अब अगर हम बात करें टाइप्स ऑफ रिसर्च वैलिडिटी की, तो रिसर्च की वैलिडिटी के आपको कई टाइप्स मिल जाएंगे। हर जो है यहाँ पर जितने रिसर्चर थे, जितने भी वैज्ञानिक थे, उन्होंने अपने अपने आधार पे हर परिभाषाओं को यहाँ पे डिवाइड किया है, उनकी जो है कैटेगरीज बताई हैं। तो यहाँ पे देखिए जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो आपको समझना चाहिए, वो कौन सी होती है। तो जॉर्डन ने वैधता को 2 भागों में बांटा, वैलिडिटी को उन्होंने 2 भागों में डिवाइड किया, और फिर इसके कितने 7 सब टाइप्स भी बताए। ठीक है, तो यहाँ पर इन्होंने 7 इसके सब टाइप्स बताए। तो वैधता मतलब टाइप्स तो 2 तरह के बताए, इंटरनल और एक्सटर्नल, ये आपको बहुत अच्छे से समझना है। उसके बाद ये जो अंतर्गत हैं इसके, उनको भी समझना है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हम डिटेल में
अपने वहाँ पर कवर कर लेंगे जब हमारी सीरीज चल रही है। इसमें मैं आपको इंटरनल और एक्सटर्नल बेसिक से समझाऊंगी ताकि चीज़ें आपको समझ में आ जाए। अब देखिए यहाँ पर इंटरनल वैलिडिटी में आपकी आती है ऑपरेशनल वैलिडिटी, जिसको संक्रियात्मक वैधता कहते हैं, ठीक, फेस वैलिडिटी, उसके बाद कंटेंट वैलिडिटी एंड फैक्टोरियल वैलिडिटी। ये आपकी इंटरनल वैलिडिटी आई, इसने बताया ये जॉर्डन के अनुसार है, ठीक है। अब देखिए एक्सटर्नल वैलिडिटी। एक्सटर्नल वैलिडिटी में आपकी प्रिडिक्टिव वैलिडिटी, कंस्ट्रक्ट वैलिडिटी और कंकरेंट वैलिडिटी, ठीक है। तो इंटरनल और एक्सटर्नल को जब आप अच्छे से समझ लेंगे तो आपको ये सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। तो यहाँ पर देखिए इंटरनल वैलिडिटी की अगर हम बात करें तो यहाँ पर देखिए आंतरिक वैधता का तात्पर्य उन शोध निष्कर्षों से होता है जिनमें जो डेटा होता है वो कंट्रोल सिचुएशन में कलेक्ट किए जाते हैं, ठीक है। कंट्रोल सिचुएशन से मतलब है यहाँ पर जो वेरिएबल्स हैं उनको यहाँ पर कंट्रोल मान लिया जाता है। तो इसमें देखिए एक्सपेरिमेंटल रिसर्च की बात कर रहा है। प्रयोगात्मक शोध में जो भी रिजल्ट मतलब कंक्लूजन प्राप्त होते हैं उनकी आंतरिक वैधता अधिक होती है, ठीक। प्रयोगात्मक शोध के निष्कर्ष में जो एक्सपेरिमेंटल रिसर्च होती है, यहाँ पर इन जिन वेरिएबल्स का प्रयोग किया जाता है उनके कॉज इफेक्ट का विश्लेषण किया जाता है। ये आपको पता है, टाइप्स ऑफ रिसर्च में आप कई बार पढ़ चुके हैं कि जितने भी तरह के टाइप्स ऑफ रिसर्च हैं उसमें वेरिएबल्स में किस तरह से यहाँ पर संबंध बनाया जाता है। तो अगर यहाँ पर हम एक्सपेरिमेंटल रिसर्च की बात कर रहे हैं, यहाँ पर कॉज एंड इफेक्ट की बात की जाती है, कारण और प्रभाव, ठीक है। इसका ही विश्लेषण करते हैं और निष्कर्ष में चर के कारण प्रभाव का ही उल्लेख किया जाता है, ठीक है। तो इंटरनल वैलिडिटी में आपको क्या क्या चीज़ें पता लगी कि एक तो कंट्रोल सिचुएशन में होगा, ठीक, पहला तो आपका पॉइंट ये बनता है। और उसके बाद वेरिएबल्स के बीच में क्या होगा, कॉज और इफेक्ट की बात होगी। दूसरा कारण ये बनता है, ठीक है ना। तो इस तरह से कारण प्रभाव कितना, मतलब यहाँ पर कॉज और इफेक्ट को ही एनालाइज किया जाता है और कारण प्रभाव जितना शुद्ध है, कितना एक्यूरेट है, यह प्रयोग की नियंत्रित परिस्थिति पर आधारित होता है। मतलब जितनी ज़्यादा कंट्रोल सिचुएशन होगी उतनी ही यहाँ पर कॉज इफेक्ट जो है एक्यूरेट होगा, ठीक है। मतलब परिस्थिति जितनी अधिक नियंत्रित होगी इंटरनल वैलिडिटी भी उतनी ही अधिक होगी, क्योंकि इंटरनल वैलिडिटी आपकी किस पर डिपेंड कर रही है, कॉज और इफेक्ट की बात कर रही है ना। तो यहाँ पर जो ये बात की जाती है किसकी बात करेंगे, कॉज इफेक्ट। जब आपको कभी भी इस तरह से बातें आपको समझ में आए, कहीं पर भी ऐसे टर्म्स मिलते हैं, कॉज इफेक्ट की बात होती है, वेरिएबल्स की बात होती है या आपकी कंट्रोल सिचुएशन की बात होती है, वो सब किससे संबंधित होती हैं, इंटरनल वैलिडिटी से, ठीक है। इसका एक जो इंपॉर्टेंट फीचर होता है कि इसका सामान्यीकरण नहीं किया जा सकता है। मतलब क्योंकि यहाँ पर तो क्या हुआ, आपने कुछ वेरिएबल्स को कंट्रोल मान लिया है ना, जो क्या कर रहे थे, वेरी कर रहे थे सिचुएशन को, तो उनको आपने कंट्रोल मान लिया। तो इसको हम जो मतलब पूरे जो है पॉपुलेशन पे हम किस तरह से इसको अप्लाई कर सकते हैं, सबके लिए तो इसको सत्य नहीं माना जा सकता है ना, इसीलिए इसका सामान्यीकरण नहीं किया जा सकता है, सामान्य प्रयोग में इसको नहीं लाया जा सकता है, ठीक है। ये मोटी मोटी बातें होंगी जो मैंने आपको इंटरनल वैलिडिटी के संदर्भ में बताई, ठीक। अब देखिए उसके बाद आपकी आती है इंटरनल वैलिडिटी, ठीक है। अब उसके बाद देखिए इंटरनल वैलिडिटी में थोड़ा सा चीज़ें और होती हैं, जैसे कि कुछ खतरों की बात होती है। मतलब इंटरनल वैलिडिटी थ्रेट्स बोलते हैं जिसको, थ्रेट्स, ठीक है। तो आंतरिक वैधता के खतरों की पहचान करने की आवश्यकता होती है। अब ये देखिए इंटरनल वैलिडिटी के ऐसे थ्रेट्स जो कि क्या करेंगे, इफेक्ट कर सकते हैं, मतलब चीज़ों को प्रभावित कर सकते हैं, तो इनको जानना चाहिए। इनमें क्या होगा कि शोध में उचित नियंत्रण बनाने में मदद मिलेगी। अब ये किस तरह के इफेक्ट्स होते हैं, कौन से थ्रेट्स होते हैं जिनको आंतरिक वैधता खतरे होते हैं, ये मैं आपको थोड़ा सा यहाँ बता दे रही हूँ, जिससे कि क्या है आपका क्वेश्चन जो है इसी से संबंधित यहाँ पूछा गया था। अब इस तरह के जो थ्रेट्स होते हैं उनमें क्या क्या चीज़ होती है, जैसे कि ऐतिहासिक घटनाएं हो सकती हैं, ठीक, और आपकी मैचुरेशन, मतलब क्योंकि जो भी आपका सब्जेक्टिव है वो किस तरह से इफेक्ट करेगा, और इंस्ट्रूमेंटेशन थ्रेट हो सकता है, इस तरह से अलग अलग होते हैं। तो ये काफ़ी सारे थ्रेट्स होते हैं, मतलब खतरे जो कि प्रभावित कर सकते हैं, ठीक है। सिचुएशन किस तरह से है, आपने डाटा कलेक्शन किस तरह से किया है, ये सारे कुछ खतरे होते हैं जो इंटरनल वैलिडिटी को प्रभावित करते हैं, ठीक है। अब एक्सटर्नल वैलिडिटी की थोड़ी सी बात करते हैं। तो इसमें देखिए यहाँ पर इंग्लिश में देख सकते हैं कि एक्सटर्नल वैलिडिटी मीन्स दोज रिसर्च फाइंडिंग इन विच द सैंपल एक्यूरेटली रिप्रेजेंट्स द पॉपुलेशन। अब यहाँ पर जो सैंपल होगा ना, ये पॉपुलेशन को जो है एक्यूरेटली एकदम रिप्रेजेंट करेगा। मतलब इसका मतलब क्या हुआ कि जो कि पॉपुलेशन में फीचर्स होंगे वो आपके सैंपल में, जो भी सैंपल में लिए गए हैं ना आपके
मतलब सब्जेक्टिव जो भी आपने चूज़ किए हैं, जो भी आपने कैंडिडेट्स यहाँ पे लिए हैं सैम्पल्स के लिए, तो वो क्या हो, सारी क्वालिटीज़ इनमें भी होगी जो कि पॉपुलेशन में है, वही चीज़ें सैंपल में भी सारे गुण पाए जाएंगे। ठीक है, इसका मतलब यही हुआ। मतलब वाह्य वैधता का अर्थ शोध निष्कर्ष से है जिनमें जो सैंपल है पॉपुलेशन का शुद्ध रूप से रिप्रेजेंट करता है। मतलब सारे फीचर्स पॉपुलेशन वाले, जो कि बड़ा ग्रुप होता है जिससे कि हमने सैंपल लिया है, वो सारे फीचर इसमें भी होंगे। तो अब इसमें ये तो वहाँ पर हमने इंटरनल वैलिडिटी में किसकी बात की थी, एक्सपेरिमेंटल रिसर्च की बात की थी। यहाँ पर एक्सटर्नल वैलिडिटी में सर्वेक्षण, सर्वे मेथड्स का प्रयोग करेंगे। सर्वे मेथड से मतलब जो निष्कर्ष प्राप्त होते हैं उनकी बाह्य वैधता अधिक होती है और आंतरिक वैधता कम होती है। ठीक, तो सर्वे रिसर्च आपको पता है सर्वे मेथड में क्या होता है। तो यहाँ पर देखिए, इसमें इंटरनल वैलिडिटी कम होगी और बाह्य वैधता अधिक होगी। तो जो सर्वे मेथड के अंतर्गत सैंपल होता है, इसके प्रतिनिधित्व को अधिक महत्व दिया जाता है। यहाँ पर सैंपल को ज़्यादा जो है इम्पोर्टेंस दी जाएगी। ठीक, तो मतलब जो सैंपल है पॉपुलेशन का जितना शुद्ध रिप्रेजेंटेटिव करता है, उसकी बाह्य वैधता उतनी ही अधिक होती है। तो बाह्य वैधता से मतलब तात्पर्य हुआ कि शोध के निष्कर्षों की व्यवहारिकता का अधिक होना। ठीक है, व्यवहारिकता का मतलब, क्योंकि ये क्या है, एक बड़ी जगह पर किया जाता है। मतलब जो सर्वे होता है, ये क्या होता है कि बहुत ज़्यादा मीडिया, मतलब कि कुछ ऐसा मीडियम होगा जो ज़्यादा फैला हुआ होगा, ज़्यादा बिखराव होगा, वहाँ पर आप सर्वे करते हैं। तो इससे क्या होगा, प्रैक्टिकलिटी अधिक होगी और ये सर्वेक्षण अनुसंधान में अधिक होता है, क्योंकि सर्वेक्षण सामान्य परिस्थिति में किया जाता है। ठीक है ना, यहाँ पर कोई भी कंट्रोल सिचुएशन नहीं होगी, आप अपने हिसाब से मैनिपुलेट नहीं कर सकते हो। जो भी है, जैसा है वैसा ही आप उसी सिचुएशन में आप यहाँ पे परिस्थितियों में, सामान्य परिस्थितियों में करते हैं। अगर आपको किसी यूनिवर्सिटी में वहाँ पे मान लीजिए डाटा कलेक्शन करना है कि आपके हिस्ट्री के जो स्टूडेंट हैं वो किस तरह से मतलब उनको क्या कठिनाई आ रही है, उनको समझने में दिक्कत है, कुछ है, कोई भी आंकड़े आपको अगर लेने हैं तो आप एज इट इज़ जो परिस्थिति है उसी तरह से करेंगे, ना कि उसमें हम कोई मैनिपुलेशन करेंगे, मतलब कोई भी ऐसा हस्तक्षेप नहीं करेंगे वेरिएबल्स के बीच में, जो कि हम इंटरनल वैलिडिटी में था, है ना। वहाँ पर एक्सपेरिमेंटल रिसर्च में आप क्या कंट्रोल सिचुएशन कर रहे थे, लेकिन यहाँ पर नहीं होता है। ठीक है, तो इस तरह से जो सर्वेक्षण है ये सामान्य परिस्थितियों में किया जाता है और इसीलिए यहाँ से जो रिजल्ट आते हैं तो वो उनका सामान्यीकरण किया जा सकता है। ठीक है, तो ये फ़र्क हो जाता है आपका इंटरनल और एक्सटर्नल वैलिडिटी में, ये फ़र्क होता है। मतलब ये नॉर्मल सर्कमस्टेंसेस में होते हैं और इससे जो चीज़ें मतलब सैंपल पे आ रही हैं वो उसको हम पॉपुलेशन पे अप्लाई कर सकते हैं। ठीक, ये सारी चीज़ें आपकी इससे संबंधित होती हैं। तो अब इसके अंतर्गत जितनी भी वैलिडिटी थी उनको हम लोग एग्जाम्पल से फिर वहाँ पर डिटेल जो है आपका वहाँ पर पढ़ लेंगे, क्योंकि इससे क्या होगा, ये वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी। ये वीडियो मैंने आपको बनाई इसलिए है ताकि आपको जो है क्वेश्चंस का पैटर्न पता लगे, क्योंकि इतने सारे सेट होते हैं तो उनमें से हम जो क्वेश्चन लाते हैं, मतलब मैं जो कोशिश करती हूँ कि वो आपको ट्रेंड पता लगे। आप कम से कम उस टॉपिक को तो फोकस करके पढ़िए, उसकी हर एक बारीकी को अच्छे से अच्छे पढ़िए। अब आपको जो मैंने जो है वैलिडिटी की थ्रेड्स के बारे में बताया, यह आपको बुक्स में नहीं मिलेगा ऐसे, है ना। तो चीज़ों को समझने की कोशिश करिए और यहाँ पर जो चीज़ें बताई जाती हैं ऑथेंटिक बताई जाती हैं और आपके एग्ज़ाम के जो यूज़फुल हो, एग्ज़ाम के पर्पज़ को ध्यान में रख के यहाँ पे चीज़ें आपकी करवाई जाती हैं। ठीक, तो अब यहाँ पर देख लेते हैं, थोड़े क्वेश्चंस देख लीजिए। ये सब आपके जून 2023 में पूछे गए क्वेश्चन हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए, जब किसी दिए गए विषय पर अनेक अध्ययनों के एक समान निष्कर्ष होते हैं तो मापन दर्शाते हैं। अब इसमें कह रहा है कि जो है when studies on a given topic lead to a similar conclusion the measurement show। तो अब इसमें देखिए कौन सी वैलिडिटी होती है, जब किसी दिए गए विषय पे अनेक अध्ययनों के एक समान निष्कर्ष होते हैं। समान से मतलब है कि जो भी उसके रिजल्ट आ रहे हैं, जैसे एक रिजल्ट ये आया, दूसरा ये आया, ये तीसरा, चौथा, इस तरह से क्या होंगे, ये कुछ सिमिलर होंगे, मतलब इनमें और इसमें कुछ ना कुछ समानता होगी। ठीक है, तो इसमें भी होगी, तीसरे में भी होगी, चौथे में भी, तो इस तरह से ये क्या होंगे। अब सारी मतलब यहाँ का जो क्वेश्चन आंसर होगा इसका कि अध्ययनों के एक समान निष्कर्ष होते हैं तो मापन क्या दर्शाते हैं, तो ये जो आपका दर्शाएगा ये कन्वर्जेंट वैलिडिटी को दर्शाएगा। ठीक है, कन्वर्जेंट में क्या होता है, अभिसारी अभिसरण वैधता जिसको कहते हैं, एक परीक्षण अन्य परीक्षणों से कितनी निकटता से संबंधित है जो समान निर्माणों को मापते हैं।
ठीक है। तो इसमें क्या है, अध्ययन के एक समान निष्कर्ष यहाँ पर निकलते हैं। कन्वर्जेंट मतलब ये हुआ कि आपका जो भी रिजल्ट होगा ना वो काफ़ी जो है सिमिलर होगा, ठीक है, इस तरह से। तो ये कन्वर्जेंट वैलिडिटी होगी। डाइवर्जेंट, अब आपको समझ में होगा कि डाइवर्जेंट क्या होगी, इसकी अपोजिट होगी, है ना। कई तरह से काफ़ी बिखराव होगा, वहाँ पर काफ़ी सारे जो है आपके रिजल्ट आएंगे, तब कहीं आप जाके एक कंक्लूजन पे पहुँचेंगे, ठीक। इस तरह से ये फ़र्क होता है। अभी सारी मतलब क्या है, एक रिजल्ट हमारा क्या होगा, आके सिमिलर होंगे और उनका फिर एक रिजल्ट ऐसे यहाँ पर मिल जाएगा, मतलब समान निष्कर्ष यहाँ पर मिल रहे हैं, ठीक। तो ये सारी चीज़ें। अब देखिए, अब दूसरा क्वेश्चन है कि डेटा का वो गुण जिससे अनुसंधान परिणाम किसी एक अनुसंधान वातावरण में अवलोकित व्यक्तियों, मदों मतलब यहाँ पर होता है आइटम्स, ठीक है, आइटम्स या इंडिविजुअल्स की बात, मतलब कोई इंडिविजुअल पर्सन हो सकता है, कोई पर्टिकुलर्स हो सकता है, या आइटम मतलब जो आपका सब्जेक्टिव है उसमें ऑब्जर्वेशन लिया जा रहा है, तो विशिष्ट प्रतिदर्श से विभिन्न स्थितियों में लागू होते हैं, तो उसे क्या कहा जाता है। मतलब डेटा का वो गुण जो कि अनुसंधान परिणाम किसी एक अनुसंधान वातावरण में ऑब्जर्वेशन लिया जा रहा है, किसके बीच, व्यक्तियों या मदों, मतलब आइटम्स के विशिष्ट प्रतिदर्श जो अलग अलग सैंपल से, मतलब पर्टिकुलर सैंपल से यहाँ पर भिन्न स्थितियों पर लागू होते हैं, तो उसे क्या कहा जाता है। तो अब आपका देखिए यहाँ पर, क्योंकि ये कह रहा है कि विशिष्ट प्रतिदर्श से विभिन्न स्थितियों पर, है ना, जैसे कि सर्वे मेथड में था कि आप अलग अलग मतलब ले रहे थे अनुसंधान वातावरण में व्यक्तियों, मदों के विशिष्ट प्रतिदर्श से, है ना, जो आपके सैंपल्स हैं वो क्या हैं, विशिष्ट प्रतिदर्श हैं और भिन्न स्थितियों पे लागू होते हैं। तो यहाँ पर क्या होगा, यह आपकी एक्सटर्नल वैलिडिटी यहाँ पर ये होगी, ठीक है, इसमें आपकी एक्सटर्नल वैलिडिटी होगी, क्योंकि भिन्न भिन्न स्थितियाँ हैं और सैंपल्स भी हैं, ठीक है ना। तो ये आपकी क्या है, वो उस तरह से सभी पर इनका समानीकरण किया जा सकता है ना। यह आपकी एक्सटर्नल वैलिडिटी का फीचर्स होता है, ना ही कन्वर्जेंट है, ना ही डाइवर्जेंट है। इंटरनल वैलिडिटी में तो क्या करते हैं कि वहाँ पर सैंपल्स की कोई बात नहीं होती है, लेकिन एक्सटर्नल वैलिडिटी में आप सैंपल्स की बात करते हैं, ठीक है। तो इस तरह से ये हो जाता है आपका। अब देखिए, प्रश्न जो एक माप की अवधारणा के लिए अभिकल्पित किया है, मतलब डिजाइन किया गया है, क्या वो वास्तविक रूप से उस अवधारणा को अभिव्यक्त करता है, ये किससे संबंधित है। तो इसमें जो बात होती है ना, ये आपकी होती है किससे संबंधित, इसमें लिखे हैं देखिए, मेजरमेंट वैलिडिटी, इकोलॉजिकल वैलिडिटी, इंटरनल और एक्सटर्नल वैलिडिटी। तो इसमें ये जो संबंधित होती है, ये आपकी मेजरमेंट वैलिडिटी से संबंधित होता है ना। तो यहाँ पर मापन वैधता से तात्पर्य उस सीमा से होता है जिस सीमा तक कोई पैमाना किसी विशिष्ट विचार अथवा अवधारणा को मापता है, ये मेजरमेंट वैलिडिटी हो जाती है। मतलब वैलिडिटी से, जैसे कि मतलब आपको बताया ही गया था कि जो भी टेस्ट बनाया गया है वो उस परीक्षण को कितनी एक्यूरेटली मेजर कर रहा है। तो यही चीज़ है कि प्रश्न जो एक माप की अवधारणा की, यहाँ पे आप क्वेश्चन के फॉर्म में थोड़ा सा आपको डाइवर्ट कर दिया है एनटीए क्वेश्चंस के माध्यम से घुमा के, है ना, चीज़ें वही पूछ रहा है। तो ये आपकी किससे संबंधित है, मेजरमेंट वैलिडिटी से यहाँ पर संबंधित होती है, ठीक है। यहाँ पर अब अगला क्वेश्चन देखिए, जिन अध्ययनों में मनुष्य शामिल होते हैं उनमें ऊब और थकान जैसे मनोवैज्ञानिक परिवर्तनों के कारण जो प्रतिभागी हैं, जो पार्टिसिपेंट्स हैं, उनमें कुछ ऐसे परिवर्तन होते हैं जो कि अल्पकालिक या दीर्घकालिक परिवर्तन हो सकते हैं। इससे आंतरिक वैधता को निम्नलिखित में से कौन सा खतरा, आप देख रहे हैं ना, यहाँ पे फॉलोइंग थ्रेट्स टू इंटरनल वैलिडिटी की बात कह रहा है कि कौन सा ऐसा खतरा होता है। तो अब क्या होता है कि ऊब और थकान, ये क्या है, मनोवैज्ञानिक परिवर्तन होते हैं जो बायोलॉजिकल चेंज के कारण या आपकी जो है कुछ ऐसी सिचुएशन होती है उनके कारण हो सकते हैं, ठीक है। उस समय जो भी सिचुएशन है, पार्टिसिपेंट्स जो प्रतिभागी जो कि उसमें भाग ले रहा है वो किस तरह की सिचुएशन को फेस कर रहा है, तो उसमें क्या होगा, ऊब भी हो सकती है, थकान हो सकती है, क्योंकि जो आपका ये टेस्ट है मान लीजिए लंबा चलने वाला है, तो ऊब तो होनी ही होनी है ना, उसको बोरियत होने लगेगी। तो इस तरह से कुछ चेंजेस भी होने हैं, जो रिजल्ट होगा उसमें कुछ ना कुछ चेंज होंगे। अब ऐसे कौन कौन से जो है रिजल्ट हो सकते हैं, तो इसमें ये कह रहा है कि आंतरिक वैधता को इसमें से कौन सा खतरा हो सकता है। तो ये जो होता है ना, यह आपका मैचुरेशन थ्रेट होता है। अब इनको मैं सारे ही आपको बता देती हूँ। तो देखिए, हिस्टोरिक
हिस्ट्री थ्रेट क्या होता है? इतिहास संबंधी खतरा, ऐतिहासिक घटनाओं से संबंधित। मतलब जो ऐतिहासिक घटनाएं इस बात को प्रभावित करती हैं कि लोग किसी विशेष विषय पर कैसा महसूस कर रहे हैं। मतलब जैसे कि ऐसे एग्जाम्पल लीजिए कि मान लीजिए आप ऐसा रिसर्च में मतलब स्टडीज़ कर रहे हैं जबकि राजनीतिक माहौल है, अब उसमें कुछ चेंज हुआ, कुछ ऐसी जो है चीज़ें हो गई उसके अंदर, तो वो क्या हुआ, माहौल में चेंज आ गया। या प्राकृतिक आपदा का ऐसा मतलब एटमॉस्फेयर हो गया, कुछ ऐसी क्लाइमेट चेंजेस हो गए, कुछ आपदाएं आ गई, उनसे जो व्यक्तिगत जीवन है कितना प्रभावित हुआ, तो ये व्यवहार पे भी आएगा। मतलब जो आप डेटा कलेक्शन करने आप जब जाएंगे तो ये सारी चीज़ें इफेक्ट करेंगी। तो ये किस में आ जाता है? ये ऐतिहासिक घटनाओं से संबंधित हो जाता है। ठीक है, हिस्ट्री मतलब थ्रेट से संबंधित कि आपदा से संबंधित क्या व्यवहार में परिवर्तन हो गया, या घटनाओं से, ऐतिहासिक घटनाओं का, राजनीतिक घटनाएं, सामाजिक घटनाएं क्या थी उस समय की। ठीक, तो ये सारी चीज़ें हो जाती हैं। मैच्योरेशन थ्रेट की बात करें, परिपक्वता से संबंधित, तो लंबे समय तक किए जाने वाले प्रयोग में जो होता है मैच्योरेशन का प्रभाव पड़ता है। जैसे कि लंबे समय तक चलेगा तो यहाँ पर कुछ बायोलॉजिकल चेंज होंगी या समय के कारण चेंजेस हो सकते हैं। अब ये क्या करेंगे कि इससे जो है व्यवहार में भी परिवर्तन आएगा, तो उस समय जो भी उसकी स्टडी की जाएगी उसमें भी चेंज आएगा। तो ये इंटरनल वैलिडिटी को इफेक्ट करता है। ठीक, तो ये हो जाता है आपका मैच्योरेशन थ्रेट। सिलेक्शन थ्रेट की बात करें, जो आपका चयन संबंधी खतरा है, ये किससे संबंधित होता है? तो यहाँ पर जैसे बायस के आधार पे जो रिसर्चर है कहीं पक्षपात की भावना से ऐसे जो है सिलेक्शन ना कर ले, है ना। तो जब रिसर्च के लिए जो रिसर्चर है डेटा कलेक्शन के समय या सैम्पलिंग के समय जो भी पार्टिसिपेंट्स का चूज कर रहा है, तो उसमें ऐसा ना हो कि पक्षपात की भावना उसमें आ जाए, विकसित हो जाए। तो इससे क्या होगा, इंटरनल वैलिडिटी को खतरा हो सकता है। इंस्ट्रूमेंटेशन थ्रेट की अगर बात करें तो इंस्ट्रूमेंटेशन जो उपकरण संबंधी खतरा है, यहाँ पर क्या होगा कि जो भी यूज़ आप करने वाले हो, मतलब जो भी टूल्स या इंस्ट्रूमेंट को आप यूज़ करने वाले हो, तो उसके बारे में थोड़ा सा स्टडी करना। मतलब मेन स्टडी करने से पहले पायलट स्टडी करना है आपको। ठीक है, इंस्ट्रूमेंट और टूल्स यूज़ करने हैं, उनको रिफाइन करने में इससे मदद मिलेगी। मतलब क्या चीज़ आप यूज़ करने जा रहे हो उसको आप जो है संशोधित कर सकते हो। न्यू टूल्स हैं तो उनको वेरिफिकेशन के द्वारा वैलिडिटी और रिलायबिलिटी उनकी चेक करनी चाहिए कि कितने सत्यापित हैं, या हम जिस टेस्ट के लिए इनको यूज़ करने जा रहे हैं तो वो कितने एक्यूरेट होंगे। ठीक है, इनकी वैलिडिटी और रिलायबिलिटी किस तरह से संबंधित है। तो ये कुछ चीज़ें होती हैं जो कि इंटरनल वैलिडिटी से संबंधित होती हैं। ठीक है, तो आप देख रहे हैं कि किस तरह से क्वेश्चन बन रहे हैं और आपको किस लेवल की पढ़ाई करनी है। ठीक है फ्रेंड्स, अगर इतनी चीज़ें समझ में आई, क्योंकि ये टॉपिक काफ़ी बड़ा है, तो इसको मैं आपको उस वीडियो में समझाऊंगी पूरा, वहाँ पे थ्योरी में पूरा इसको कवर कर लेंगे। ठीक है, रिलायबिलिटी है, चाहे ये है, जितने भी आपके इस तरह के टर्म्स आ रहे हैं ना, जेड टेस्ट, टी टेस्ट, हाइपोथेसिस, मैंने आपको पढ़ाई दिया है, तो ये सारी चीज़ें आपको हम वहाँ पर कवर कर लेंगे। रिसर्च एप्टीट्यूड की जो हमारी सीरीज़ चल रही है उसमें सारी कवर कर लेंगे। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में इतने सारे टॉपिक्स कवर हुए। अगर आपको समझ में आया है तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। ठीक है फ्रेंड्स, तो अब तक आपने वीडियो को लाइक शेयर कर दिया होगा, और हम लोग अब जो है अगली वीडियो में ऐसे ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए चैनल पर बने रहिए, सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।